गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा डिपेंडेंसी ऑफ पोजीशन ऑफ इमिशंस लाइंस ऑन द एटॉमिक नंबर एंड मोर्सले लॉ। कि जो हमारी इमिशन अगर स्पेक्ट्रा देखा जाए एक्सरे का, तो उसमें जो हमारी पोजीशन लाइन थी स्पेक्ट्रल लाइन की, वो जेड के साथ एटॉमिक नंबर के साथ कैसे वेरी करती है। ये मोस्टली नहीं दिया था, तो इसको मोस्टली लास्ट के नाम से भी आ जाता है कई बार, और या फॉर्मूला जो हम लास्ट में ड्राइव करेंगे वो फॉर्मूला ड्राइव करना भी आ जाता है, और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो इसको नोट्स के साथ देखते हैं। In 1913, Moseley observed that the wavelength of characteristic X-ray line shift continuously with the change in the element atomic number. He observed that with increasing Z, lambda of X-ray decrease. उन्होंने क्या देखा कि जो एक्सरे लाइन की जो हमारी एक्सरे लाइन थी इन इमिशन स्पेक्ट्रा, तो उन्होंने क्या देखा कि जो लाइन थी वो शिफ्ट हो रही थी जब एटॉमिक नंबर क्या था, बढ़ रहा था एलिमेंट का। और तो वेवलेंथ पे क्या था, वेवलेंथ क्या थी हमारी, डिक्रीज हो रही थी विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। तो हमें पता ही है कि लैम्डा और वो क्या होता है, हमारे फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली। तो फ्रीक्वेंसी क्या होएगी, इंक्रीज होएगी विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो हमारी क्या है, कई बार तो वेवलेंथ के साथ रिलेशन आ जाता है जेड का, और कई बार क्या होता है फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन आ जाता है। तो बात यही लिख के आनी है, चाहे रिलेशन फ्रीक्वेंसी का दो चाहे वेवलेंथ का दो। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग बाइंडिंग एनर्जी। हमें पता है कि जैसे ही हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं। तो हमारा क्या है, जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी तो हमारे साथ क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है जो हमें चाहिए वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी विद increase in atomic number. This is expressed in Moseley law, which states that the frequency of each corresponding X-ray line is approximately proportional to the square of the atomic number of emitting element। कि उन्होंने क्या कहा, मैथमेटिक जो मोस्ले लॉ ने मोस्ले थे हमारे, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि फ्रीक्वेंसी है ना जो हमारी एक्सरे की लाइन की देखी जाए, तो वो अप्रोक्सीमेटली स्केयर ऑफ द एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, या उसके हम देखें उसके पे डिपेंड कर रही थी। तो मैथमेटिकली हम इसे लिखेंगे तो क्या रखेंगे, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड इज द एटॉमिक नंबर, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्केयर। तो ये हमारी क्या है, मोस्टली लॉ कहते हैं। कई बार ये रिलेशन से आ जाता है, कई बार मोस्टली लॉ के नाम से आता है, और कई बार क्या आता है डिपेंडेंस से आ जाता है कि हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइन की जो इमिशन स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रल लाइन की पोजीशन है वो कैसे डिपेंड करती है जेड पे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर मोस्टली लॉ अगर आपके नाम से आता है तो आपको सिर्फ ये क्या करना है, ये मोस्टली लॉ की स्टेटमेंट बतानी है, और आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब डिपेंडेंसी की बात आती है तो हम स्टार्टिंग से लिख के आएंगे। Explanation of Moseley law. We know that for a K cell, electronuclear charge is partly or partially screened off by the remaining K cell electron। कि अगर हम K सेल की बात करें, जो हमारी फर्स्ट सेल होती है n=1 के लिए क्या होती है, K सेल होती है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारा होता है न्यूक्लियर चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे है जितना न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट कर रहा है, वो क्या होता है दूसरों के में डिवाइड होने के बाद होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो जाएगा। हमारे के सेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होगा, आधा आधा ये क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे इसको। तो एक पे जो न्यूक्लियर चार्ज जितना अफेक्ट कर रहा है वो दूसरे के कारण क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। बट अगर अल सेल की बात करें, फॉर अन सेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज इज स्क्रीन्ड ऑफ बाय द फैक्टर इज दैट 1 इज के सेल इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड 1 आर रिमेनिंग एल सेल इलेक्ट्रॉन। की अगर हम एल सेल की बात करें, अगर यहाँ हमने के सेल लगाए, अगर एल सेल की बात करें तो जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जितना एक्चुअल है, क्योंकि एक तो इन इलेक्ट्रॉन के कारण डिवाइड हो गया, और एक क्या है जो रिमेनिंग एल सेल में जितने इलेक्ट्रॉन उनके कारण होगा। तो एक तो के सेल के कारण अफेक्ट हुआ, और एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एल सेल के कारण।
तो वो क्या होगा, जो जितना उन्हें जेड इफेक्ट मिलना चाहिए था, मतलब जो जितना इन्हें न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट करना चाहिए तो उससे कम इफेक्ट करेंगे। तो इसीलिए आता है हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात आती है जेड स्टार की। या स्क्रीनिंग कांस्टेंट की बात करेंगे बाद में, कितना स्क्रीन ऑफ हुआ उसमें से घटने के बाद जितना बचता है हमारा एटॉमिक नंबर उतना ही, या न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ये एक्सपीरियंस करते हैं। आगे, therefore the energy state of an electron can be described by the hydrogen like formula। अगर हम बात करें कि एनर्जी स्टेट की कि एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो हम हाइड्रोजन लाइक फॉर्मूले से यूज करेंगे। देन वहाँ हम इफेक्टिव एटॉमिक चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे। हमारी ई होती है -r जेड स्टार स्केयर hc/n²। वह जेड स्टार इज द इफेक्टिव चार्ज की, जो इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करें वो कितना उसको फील कर रहा है। आर क्या होता है, राइबर्ग कांस्टेंट। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। जेड स्टार की वैल्यू होती है जेड माइनस सिग्मा नोट। वह सिग्मा नोट इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, कि कितना स्क्रीन ऑफ होने के बाद उसके पास न्यूक्लियर चार्ज पहुंच रहा है इलेक्ट्रॉन के पास। सिग्मा नोट इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट विच मेजर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ रिमेनिंग इनर इलेक्ट्रॉन्स, कि जो इनर इलेक्ट्रॉन ने कितना स्क्रीन ऑफ किया। तो क्योंकि उसको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारे पास वो जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है कितना फील कर रहे हैं। नोट आपको मतलब वैसे डाल के नहीं आना, ये आपकी नॉलेज के लिए है। जनरली मोस्टली कहाँ यूज़ किया जाता है, की लाइन के लिए यूज किया जाता है। जो हम के अल्फ़ा के बीटा या के गामा की बात करते हैं उसी के लिए यूज होता है, क्योंकि हम बेसिक बात करते हैं जब लाइटर एटम्स की या जेड फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ जेड, तो हम के ही सीरीज आती है हमारे पास। फॉर के से सिग्मा नोट इज 1। तो अगर न्यूमेरिकल भी आता तो लगभग के सीरीज के लिए आता है, क्योंकि इधर हम फिर क्या करेंगे, सिग्मा नोट की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो जेड स्टार की वैल्यू आ जाएगी जेड-1। फिर अब ये हमारी एनर्जी थी, इसमें हम जेड स्टार की वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई, इतने से वो बाइंड अप हो रखा है। तो इससे ज़्यादा एनर्जी देंगे तभी तो वो क्या हो सकता है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो द एनर्जी ऑफ रिमूवल ऑफ दिस इनर इलेक्ट्रॉन कैन बी डिस्क्राइब बाई, अगर इतनी बाइंडिंग एनर्जी से वो अटैच हो रखा है हमारे न्यूक्लियस से, तो उससे हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तभी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, आर जेड माइनस सिग्मा नोट स्केयर hc/n²। इधर हमने क्या कर दिया, हमारे जो जेड स्टार की वैल्यू को क्या कर रहा है, पुट कर दिया। तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी के इक्विवेलेंट तो हम देंगे एनर्जी तभी तो हमारे क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। इन एडिशन टू इंटरनल स्क्रीनिंग, ये इंटरनल स्क्रीनिंग के कारण, क्योंकि जो इंटरनल स्क्रीनिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले, अगर एल सेल की बात करें तो जो के सेल के कारण जितना इलेक्ट्रॉन के सेल में जितने प्रेजेंट थे उनके कारण जितना स्क्रीनिंग हुआ वो ये वाली एनर्जी है। अब हम एक्सटर्नल फैक्टर की भी बात करेंगे। इन एडिशन टू इंटरनल स्क्रीनिंग देयर इज an external screening also due to the outer electrons which reduce the energy of the removal of inner electron। कि अगर हम बात करें हमारी सेल में, अगर एल सेल में इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में इलेक्ट्रॉन है तो देखो इनर क्या होगा, के सेल के कारण हो गया, जो एल सेल में इलेक्ट्रॉन है उनके कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट आया हमारे पास। बट आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए एम में हैं, तो जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन वो उसको रिपेल तो करेंगे कि भाई अंदर ही रहे, उसको मतलब बाहर नहीं आने देंगे। तो वो भी उसको भी ऐड करने के बाद जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको देने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस ρIa0 एंड कैरिंग ए चार्ज ZIe इज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे किसी पर्टिकुलर सेल में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -4πε0 ZIe²ρIa0। This is energy summed over all the outer cell must be added to main energy given by the equation 2, so total energy can be written as, कि हमारी ये जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई और ये हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो इंटरनल स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण आई थी वो एनर्जी है। तो देखो हमारे पास सेल बहुत हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका, जैसे के सेल है, एल सेल, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग होगा तो हम क्या करेंगे, इसको समेसन ले लेंगे इसके सभी सेल के लिए और इसको क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी उसमें
सॉरी सेकंड इक्वेशन आई तो उसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारी टोटल एनर्जी आ जाए। इन इक्वेशन जो हम अब क्या करेंगे, ऐड कर दिया है हमने, वैसे माइनस साइन था तो माइनस साइन ही आ जाएगा। ई टोटल ई क्या हो जाएगी हमारे पास, ई आर जेड माइनस सिग्मा नोट की स्क्वायर एच सी अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन जेड आई ई स्क्वायर रो आई बाई रो आई इंटू ए नोट। इक्वेशन ये हम 4 का नाम दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इसमें इस इक्वेशन में हमें पता है कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये है ड्यू टू इंटरनल स्क्रीनिंग एंड सेकंड टर्म इज ड्यू टू द एक्सटर्नल स्क्रीनिंग। तो ये आपको लिख के आना है इन दिस इक्वेशन फॉर द फर्स्ट टर्म ड्यू टू द इंटरनल स्क्रीनिंग एंड सेकंड टर्म ड्यू टू द एक्सटर्नल स्क्रीनिंग। अब क्या करेंगे, हम दोनों ही स्क्रीनिंग को ऐसा स्क्रीनिंग कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कि दोनों ही क्या हो जाए, उसके अंदर आ जाएं। तो हम करेंगे द एक्सटर्नल स्क्रीनिंग इज हाउएवर मच स्मॉलर देन इंटरनल स्क्रीनिंग। जो एक्सटर्नल स्क्रीनिंग है वो हमें पता है कि इंटरनल स्क्रीनिंग से क्या होती है, कम होती है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही एक में सम अप कर देंगे। तो एंड टू स्क्रीनिंग कैन बी इंक्लूड इन ए सिंगल स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा सच दैट कि हम दोनों को क्या करते हैं, दोनों जो हमारे स्क्रीनिंग कांस्टेंट है इनको एक में सम अप करके कैसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू आर बाई एन स्क्वायर एच सी जेड माइनस सिग्मा की होल स्क्वायर। वह जेड माइनस सिग्मा की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, इधर हम आर बाई एन स्क्वायर एच सी को कॉमन लेना चाहते हैं तो हम क्या लेंगे, इधर भी इधर डिवाइड में चला जाएगा तो वो हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा नोट के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बाई आर एच सी और ये ऊपर चला जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन जेड आई ई स्क्वायर बाई रो आई ए नोट। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, जो हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया सिग्मा, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें पता है कि के अल्फा लाइन की बात करें तो के अल्फा लाइन कब आता है, जब ट्रांजिशन होती है एल सेल टू के सेल। तो अब इसके बारे में बात करेंगे और इसको क्या निकालेंगे, ई की वैल्यू निकालेंगे। इनके लिए पर्टिकुलर वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू फिर इक्वेशन बनेगी वही हमारा मोसलेला है। फॉर एन सेल हमें पता है एन की वैल्यू क्या होती है 2, फॉर के सेल एन की वैल्यू होती है 1। तो हम इक्वेशन जो हमारी 5 आई है इधर ई की वैल्यू हम के लिए निकाल लेंगे और ई की वैल्यू एल के लिए निकाल लेंगे और दोनों के वाली में से एल की वैल्यू को घटा देंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, चेंज इन एनर्जी। तो हमने ये के लिए निकाला तो एन की वैल्यू को 1 रख दिया, यहाँ एल के लिए निकाला तो 2 रख दिया। इक्वेशन जो हमारी 5 आई थी उसमें हमें पता है कि जो सिग्मा 2 है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा सिग्मा 1 से, क्योंकि उसने एक्सटर्नल भी किया इंटरनल भी किया एक्सपीरियंस स्क्रीनिंग, और उसने तो सिर्फ इंटरनल किया, एक ही इलेक्ट्रॉन के कारण डिवाइड हो रहा था हमारा न्यूक्लियर चार्ज। फिर अब हम बात करते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा तभी तो हमारी के अल्फा लाइन में मिलती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एल सेल टू के सेल, तो रेडिएशन कितनी एनर्जी कितनी रेडिएट हुई, तो वो होगी E1 में से अगर E2 को सब्सट्रैक्ट कर दे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर अच्छी जेड माइनस सिग्मा 1 के स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस, बीच में से ब्रेक होएगा कॉमन ले रखा है, जेड माइनस सिग्मा 2 की स्क्वायर बाई 2 की स्क्वायर इन टर्म ऑफ वेव नंबर। अब वेव नंबर में अगर हम इसको लिखना चाहें अब इक्वेशन को क्या होता है वेव नंबर में लिखते तो ई बाई एच सी, तो इसको इक्वेशन को क्या एच सी से डिवाइड कर देंगे तो एच सी से एच सी कैंसिल, आर इंटू जेड माइनस सिग्मा 1 की होल स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर माइनस जेड माइनस सिग्मा 2 की होल स्क्वायर बाई 2 की स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर हाई एटॉमिक नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ सेल बढ़ जाती है, तो उसके लिए क्या होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर के सेल एंड फॉर एल सेल क्या होता है इक्विवेलेंट हो जाते हैं, और तो दोनों को ही रिप्लेस कर दे, सेम से सिग्मा से रिप्लेस कर दिया हमने, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है इन वेव नंबर की फॉर्म में बात कर रहे हैं हम। वेव नंबर की फॉर्म में बात करेंगे तो आर क्या हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा स्क्वायर 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। लेट अब ये देखो ये पूरी कांस्टेंट है ब्रैकेट में, तो हमने इसको कोई कांस्टेंट का नाम दे दिया ए की स्क्वायर, तो ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हमने किसी कांस्टेंट का नाम दे दिया तो हमारी वेव नंबर क्या हो जाएगा आर इंटू जेड माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो इधर हम अगर आर को डिवाइड जो वेव नंबर को के बाई में आर ले आते हैं तो वेव नंबर बाई आर, और हमने क्या ले लिया हमने 1/2 स्क्वायर कर दिया हर साइड, क्या हमने क्या ले लिया अंडर रूट ले लिया दोनों साइड, तो क्या होगा अंडर रूट वेव नंबर जो हमारा न्यू बार है बाई आर इज इक्वल टू ए बाई जेड माइनस सिग्मा।
ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मोसलेला। जेड इज़ द एटॉमिक नंबर, ए इज़ कांस्टेंट, वे बार न्यू बार इज़ द वेव नंबर, आर इज़ द राइबर्ग कांस्टेंट एंड ए इज़ कांस्टेंट एंड सिग्मा इज़ द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये हमारा मोसलेला को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम अंडर रूट वी न्यू बार बाई आर को अगर जेड माइनस जो जेड के अगर वर्सेज हम प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ इस टाइप का बनता है। ये हमारी के अल्फ़ा और के बीटा में स्प्लिट अप हो रखी है हमारी, जो एक लाइन आती है हमारी के लाइन, ये हमारी के लाइन है टोटल। ये हमारी के बीटा और में स्प्लिट होती है पहले, फिर के अल्फ़ा में स्प्लिट होती है, तो फिर ये दोनों लाइन फर्दर स्प्लिट होगी, के अल्फ़ा 1 के अल्फ़ा 2, के बीटा 1 के बीटा 2। ये हमारा फिगर है। अगर हम बात करें मोसले कर्व की, कि मोसले कर्व में बात करें कि नियरली क्या है, देखो इनके बीच में क्या सेपरेशन क्या है, कम है, बीटा 1 और बीटा 2 में कम है, के अल्फ़ा 1 और के अल्फ़ा 2 में भी हमारा क्या सेपरेशन कम है। अगर हम हायर एटॉमिक नंबर की बात कर लें कि जेड की वैल्यू क्या हो जाए, ज़्यादा ही हो जाए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नहीं सॉरी, अगर हम लाइटर एलिमेंट्स की बात कर ले कि जेड हमारे क्या बहुत स्मॉल है, तो क्या हो जाएगा, जो सेपरेशन है बिल्कुल ही कम हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे। वैसे तो हम देखेंगे अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो अलग अलग दिखेंगे, बट अगर वैसे देखें तो हमें एक लाइन ही दिखेगी। तो इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएंगे, अप्रोच कर जाएंगे ईच अदर। सिमिलरली के बीटा 1 के बीटा 2 के साथ होगा। और नोट ये बनता है कि अगर हम सेम सीरीज में जेड इंक्रीज होता हमारा, तो हमारी क्या हो जाता है, जो एक्सरे लाइन है वो क्या होती हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी की साइड क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती हैं। तो इफ़ इन सेम सीरीज जेड इंक्रीज देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड एक्सरे शिफ्टेड टुवर्ड हायर वैल्यू। ये आज का हमारा टॉपिक था। फिर कल हम इसमें क्या करेंगे, इस पे जो फॉर्मूले पे हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।